हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना फर्स्ट टॉपिक। लास्ट क्लास में जो टॉपिक था जो रह गया था उसी से मैं स्टार्ट करने जा रही हूं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। लास्ट क्लास में ये वाला टॉपिक हमारा रह गया था, तो आज सबसे पहले हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद आज की क्लास में जो दो टॉपिक डिस्कस होंगे प्यारे बच्चों, वो मैंने बोर्ड के लेफ्ट में आपके लिए लिखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में टॉपिक में क्या लेना है, एक चार्ज रिंग लेनी है और उसके एक्सिस के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने इस रिंग को ऐसे वर्टिकली खड़ा किया। ये जो लाइन है जो आपको डॉटेड स्क्रीन पे दिख रही है, ये आपकी जो बोर्ड पे है, ये आपकी है एक्सियल लाइन। सपोज ये जो रिंग है आपकी, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे इस रिंग के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब अगर हम इस रिंग की रेडियस को मान लेते हैं ए, ये डिफरेंट बुक में आप डिफरेंट पढ़ने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा, आप कुछ भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। हम अपने हर एक टॉपिक के अंदर सेंटर से लेके जिस पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट आपका क्या है पी, इसके ऊपर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां तक के डिस्टेंस को हम क्या मानते आए हैं, आर। तो मैंने इस केस में भी आर लिया है। अब क्वेश्चन है, सपोज इस पूरे की लेंथ अगर आपकी एल है और एक रिंग की कंप्लीट लेंथ उसकी क्या होती है, सर्कमफेरेंस, दैट मींस एल आपकी 2 पाई ए की इक्वल है। तो पूरी रिंग में हमने क्या लेना है, स्मॉल आपके लेंथ एलिमेंट लेने हैं, स्मॉल साइज के। मान लो मैंने यहां से यहां तक ए बी एक लेंथ एलिमेंट लिया है बेटा, ठीक है, और ये लेंथ एलिमेंट आपका स्मॉल है, इसीलिए मैं इसको क्या लिखूंगी, डी एल। अब अगर ये पूरे रिंग पे चार्ज की वजह से चारों तरफ अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इस छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से थोड़ा सा होगा। तो अगर हम इस ए बी वाले लेंथ एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पे निकालेंगे, और पी पॉइंट पे जो है आपका पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका, वो क्या होगा, आपका आउटसाइड। तो सपोज ये क्या है आपका डीई। डीई मैंने क्यों लिखा, मैंने ई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम कंप्लीट रिंग की वजह से नहीं निकाल रहे बेटा, हम सिर्फ छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से निकाल रहे हैं। अब अगर हम इस एक्सियल लाइन के साथ इसको 2 पार्ट में रिजोल्व करें, तो क्या होगा, इस डीई को अगर मैं ऐसे और ऐसे इसको रिप्रेजेंट करूं, रिजोल्व करूं, तो ये वाले पार्ट को मैं लिख सकती हूं डीई कॉस थीटा, और जो ये वर्टिकल वाला पार्ट है ये आपका आ जाएगा डीई साइन थीटा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस पूरी रिंग में सिर्फ आपका एक लेंथ एलिमेंट नहीं है। यही वो पार्ट है जो बच्चों को समझ में नहीं आता, तो प्लीज थोड़ा फोकस करना, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, इस पूरी रिंग में जैसे हमने ए बी एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट माना है, ऐसे इनफाइनाइट लेंथ एलिमेंट है। और होता क्या है, ये जो लेंथ एलिमेंट है, इसके जो पेयर में इसके जो डायगोनली अपोजिट जो लेंथ एलिमेंट होगा, एक एग्जांपल लेते हैं, इसका डायगोनली अपोजिट ये वाला पार्ट हुआ ना, सपोज ये वाला पार्ट आपका सीडी है, ठीक है, इसकी भी लेंथ कितनी है, मान लो डीएलई है। उसकी वजह से जो होगा इस पॉइंट पे, वो आपका क्या होगा, अब चेक करें एक बार, सपोज ये आर है, उसकी वजह से ये होगा, इसको मैंने क्या लिखा, डीई डैश लिखा। अब डीई डैश को दोबारा से अगर मैं रिजोल्व करूं, तो क्या होगा, अगेन एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, और इसी डायरेक्शन में एक क्या बनेगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल को क्या बोलेंगे, डीई डैश साइन थीटा से रिप्रेजेंट किया मैंने, अगर ये भी एंगल थीटा है, और अलोंग ये वाली साइड में क्या होगा, डीई डैश कॉस थीटा। तो ऐसे ही अगर मान लो मैं लेंथ एलिमेंट यहां मानती हूं, तो उसके बिल्कुल जो डायगोनली अपोजिट होगा लेंथ एलिमेंट, उसका भी पेयर कुछ इसी टाइप का बनेगा। तो ज्यादा प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट ना करते हुए, बुक्स में, कई बुक्स में आपको सिर्फ बेटा ये वाले के बारे में बताया होगा और सिर्फ थ्योरेटिकल लिखा मिलेगा। कई बुक्स में आपको दोनों पॉइंट कंसीडर करके पूरा डायग्राम दिखा के कैंसिल करके दिखाया गया होगा। अब क्वेश्चन क्या है, हम निकालना क्या चाह रहे थे, हम निकालना चाह रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे। तो अगर मैं रिजल्टेंट देखूं, सारे लेंथ एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे अगर मैं चेक करूं, तो वो क्या होगा, वो सबका सम होगा। कैसे सम होगा, जैसे मैंने सिर्फ 2 पेयर का माना है ना, तो मैं ऐसे लिखूंगी, डीई डैश साइन थीटा प्लस डीई कॉस थीटा प्लस डीई डैश कॉस थीटा प्लस डीई साइन थीटा।
ये मैंने सिर्फ किसका है, 2 पेयर का माना है। अगर मैं इसे इनफाइनाइट पेयर मानूंगी तो सबको मुझे ऐसे ऐड करना होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर हम यहां से DE की वैल्यू निकालें तो हम क्या पाएंगे, पहले में जो आप DE का फॉर्मूला लिखो एक बार, DE क्या होती थी, क्यों, अगर आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड कम है तो चार्ज में तो आपको छुट्टा लेना पड़ेगा ना, तो DE अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सपोज हम कोई डिस्टेंस लेते हैं तो फिलहाल के लिए हमने क्या ले लिया, r² ले लिया। तो अब खुद सोच के देखो बेटा, ये हमारे पास है जनरल जो हम लिखते थे। अब हमें एक बार इसके लिए चाहिए है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो DE है, इसके लिए चाहिए इस पॉइंट के लिए जो DE डैश है, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो वो आप देखिए एक बार। अगर मैं DE निकाल रही हूँ, सपोज ये मेरे पास स्टार है रेफरेंस के लिए, और मुझे निकालनी है DE, तो DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मुझे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अब खुद देखिए बेटा, अगर ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मीन्स अगर मैं इस सेंटर वाले पॉइंट को आपका मान लेती हूं M, तो MOP ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ये आपके पास क्या है, बेस है, अगर ये थीटा एंगल है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, तो क्या हम हाइपोटेन्यूज को अंडर द रूट r² प्लस a² ये नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहां से कि यहां तक का जो डिस्टेंस है हमें उसका क्या करना है, स्क्वायर, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, r² प्लस a²। तो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे ही आप यहां के लिए इस पॉइंट पे DE निकाल दो, तो उसका सिंबल क्या है, DE डैश है। अब इसको मोड फॉर्म में निकालना, तो वो क्या होगा, DQ अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप थोड़ा सा ध्यान दें प्यारे बच्चों, ये A है तो यहां पर भी तो रेडियस A होगा, ये डिस्टेंस R है तो नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी R होगा। इसका मतलब जो इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आई थी वही सेम वैल्यू हमारे ये नीचे वाले हाइपोटेन्यूज की आएगी। तो मैं डायरेक्ट बिना कैलकुलेट किए क्या लिख रही हूँ, r² प्लस a², इक्वेशन नंबर 2। अब आप खुद देखिए बोर्ड पे जो लिखा गया है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों से मींस DE और DE डैश दोनों इक्वल है। अब हम इस चीज को यहां अप्लाई करें, अगर DE डैश और DE इक्वल है तो ये दोनों आपके वर्टिकली इक्वल और अपोजिट है, तो इसका मीनिंग है ये दोनों आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल। और P पॉइंट पे जो हमें मिलेगा वो सिर्फ DE डैश cos थीटा और DE cos थीटा, इन दोनों की वजह से जो भी कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड का उनका सम मिलेगा। ये तो थी सिर्फ 2 की बात। अगर मैं ऐसे ही इन सबको इनफाइनाइट या इनफाइनाइट ना लेके चले, n लेके चले, n नंबर ऑफ एलिमेंट लेके चले, तो सबका साइन वाला फैक्टर ऐसे ही पेयर में इक्वल अपोजिट होके कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा सारे लेंथ एलिमेंट का वो सिर्फ बचेगा बेटा जी cos थीटा वाला फैक्टर। तो कहने का मतलब P पॉइंट पे अगर हमें पूरी कंप्लीट रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करनी है तो वो आपका सम होगा, समेशन होगा। किसका समेशन, cos थीटा का समेशन। तो उसको हम रिजल्टेंट को मैं लिखूं आपका यहाँ पे, तो मैं E को क्या लिख सकती हूँ, समेशन DE क्या होगा, cos थीटा। और फिजिक्स में एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपका समेशन कॉन्टिन्यूअस है तो वो आपका इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब मीनिंग है ये जो DE है, ये समेशन जो साइन है ना बेटा, इसको हम ये बोल के इफ आवर समेशन इज कॉन्टिन्यूअस, लगातार है, कॉन्टिन्यूटी में है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मैथमेटिकली इंटीग्रेशन में, ताकि हम इसका इंटीग्रेशन लेके कंप्लीट रिंग की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट कर सके। तो मैंने इसको चेंज करके क्या लिखा, DE cos थीटा। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। अब अगर लिमिट की बात आए तो हम इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको क्या करें, इसी फॉर्म में इतना ही लिखें। अब हमें क्या चाहिए, यस यहाँ पे हमें चाहिए DE की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट कर ली, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए है, हमें चाहिए है cos थीटा की वैल्यू। तो आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल में MOP, इस ट्रायंगल में आपको cos थीटा निकालना है और आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ सारे बच्चों, E इज इक्वल टू DE की वैल्यू है DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² प्लस a²। ये तो है भाई एज इट इज, राइट। इंटीग्रेशन लगा सकते हैं बाहर, नो डाउट। और cos थीटा, यस
मैथ में अगर आपने पढ़ा है cos थीटा क्या होता है, आपको यहाँ पे विजिबल आई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, सोना चांदी तोले। तो इसका मतलब cos क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इन दिस ट्रायंगल OP इज द बेस and MP is the hypotenuse. So the value of cos theta is r upon under the root r square plus a square. नेक्स्ट स्टेप में आप खुद देखें, नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है, यहां पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 है। तो बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, 3/2। तो नेक्स्ट में मैं यहां लिख रही हूं आपकी, आपको ताकि विजिबल हो अच्छे से बेटा। और साथ ही क्या करूंगी, नेक्स्ट स्टेप में मैं कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर लेके आऊंगी। तो इस रीजन से dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने बाहर लिखा, इंटीग्रेशन के अंदर ये सबका क्या है, r अपॉन, वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट यहां पे देखिए आप, हमें क्या करना है, इस वाले इंटीग्रल में जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर करना है और विद रिस्पेक्ट टू अंदर वाले का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो अब यहां देखिए बेटा, ये जो dq है आपका, ये आपका आएगा इंटीग्रल के अंदर। यहां पे मैं लिख रही हूं इसको, वेट अ मिनट, dq और जो अपना r अपॉन ये वाला फैक्टर था ये आएगा बाहर। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा रब करती हूँ, यहां देखिए r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपका टर्म आ जाएगी बाहर। इंटीग्रल की जो अंदर बचेगी वो आपकी है dl टर्म, सॉरी dl, dq टर्म आपकी क्या है, इंटीग्रल के अंदर। अब आपको एक छोटी सी बात देखनी है, ध्यान से सुनना, इस पूरी रिंग के ऊपर चार्ज था q, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज है dq, तो उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करें विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीट। तो उसके लिए मैं आपको यहां पे साइड में लिख के दिखा रही हूं, आप ध्यान से देखना। अगर आपको dq निकालना है, क्योंकि dq क्यों निकालना है, ताकि हम उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सके, हमें निकालना है dq। तो dq कैसे निकालेंगे, जो आपकी लेंथ है वो जितनी लेंथ में आप निकालना चाहते हैं अपॉन में पूरी कंप्लीट लेंथ, जो कि आपकी क्या है 2 पाई a, इनटू में जो आपका टोटल चार्ज है, दैट मीन्स dq की जो वैल्यू है आपकी वो क्या आएगी, dl अपॉन 2 पाई a इनटू में q। अब नेक्स्ट स्टेप में जो dl है आपका, dl है कंप्लीट, इंटीग्रेशन करेंगे ना उसका, तो भी पुट करते हैं नेक्स्ट पे, वेट अ मिनट, e इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में r अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये तो है एज इट इज। अब dq जो इंटीग्रल वाला पार्ट था उसके हमें वैल्यू पुट करनी है ये वाली, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसमें भी कुछ टर्म क्या है कांस्टेंट, तो उसको हम स्टार्टिंग में ही बाहर ले लेते हैं। जैसे ऊपर से क्या आ जाएगा q बाहर, और नीचे से 2 पाई a ये आपका बाहर आएगा, अंदर इंटीग्रेशन की क्या बचेगा आपका dl। सो डियर स्टूडेंट, dl का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आपका आएगा l, l है टोटल लेंथ, और किसी सर्कल की टोटल लेंथ कितनी होती है, उसकी सर्कमफेरेंस। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, dl की वैल्यू को पहले l लिखेंगे, फिर l की वैल्यू को 2 पाई a लिखेंगे, उस 2 पाई a से ये जो नीचे वाला 2 पाई a है इसको कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा। सो वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट आप यहां देखिए, हमने लास्ट में ये वाला पॉइंट लिखा था, इस पॉइंट में मैंने आपको क्या बोला बेटा, क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई a, ये सारी टर्म तो एज इट इज। dl का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो l आएगा, l क्या है, इस पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस, और क्योंकि रेडियस a है तो इसकी सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई a। फिर मैंने आपसे बोला था कि इससे ये वाला फैक्टर हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा कंप्लीट रिंग की वजह से p पॉइंट पे, उसका जो फाइनल आंसर है प्यारे बच्चों वो आएगा क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज इक्वेशन स्टार फाइनल रिजल्ट। लेकिन अब इसमें यहां तक बात कंप्लीट नहीं हुई, इसके कुछ स्पेशल केस हैं, तो मैक्सिमम तो बहुत सारे बन सकते हैं इसके स्पेशल केस, लेकिन मेनली जो एग्जाम में आते हैं वो 3 ही आते हैं, ठीक है। नंबर 1,
अगर आपका ये जो P पॉइंट है ये आपका सेंटर पे आ जाए, या फिर सेकेंड वे में ये भी पूछ सकता है वो, अगर R को मैं 0 कर दूं तो क्या होगा। तो आप खुद देखें इस इक्वेशन से, इक्वेशन स्टार से। अभी मैं स्पेशल केस 3 करवाऊंगी, तो स्पेशल केस में मेरा जो फर्स्ट है वो मैंने क्या बोला आपको, इफ R इज इक्वल टू 0, और बात किसकी हो रही है, P पॉइंट किस पे हो, सेंटर पे, तो उस टाइम पे आपका E क्या होगा, तो E भी आपका 0 होगा, मींस इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज रिंग इज 0। अब यहां से देखिए, अगर R 0 है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, R 0 समथिंग मल्टीप्लाई 0 0। सेकेंड केस जो आपका बनेगा बेटा, उसमें आपका हो सकता है इफ R इज, ये जो पॉइंट P है, ये जो डिस्टेंस है, ये वेरी फार अवे, ये बहुत दूर है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है एज कंपेयर टू दिस रेडियस। तो उस केस में, सेकेंड केस में क्या है, इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। तो अब यहां पे देखें, फिजिक्स की लैंग्वेज में दो चीजों का जो कंपैरिजन होता है, एक चीज दूसरे के कंपैरिजन में बहुत दूर है, तो जो कम वाली चीज होती है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मींस विल बी इक्वल टू 0 के उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो अब यहां पे देखें, इस फैक्टर को अगर मैं 0 पुट करूंगी तो फोकस करना बेटा, ये तो 0 हो जाएगा, R स्क्वायर है यहाँ पे पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, R का क्यूब है, R का क्यूब है, ऊपर R है, तो R की एक पावर से R की क्यूब कैंसिल होगा, तो R की पावर 2 बचेगी। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ आपके लिए यहाँ पे कि अगर ये है तो आपके पास E क्या आएगा, ऊपर बचेगा क्यूब, नीचे आपका रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये आपका बचेगा। ठीक है, आप दोबारा करके देख लेना, इस इक्वेशन में a स्क्वायर की वैल्यू को 0 पुट करना और सोल्व करना, आपके पास यही फैक्टर आएगा। यस, थर्ड, किस पॉइंट पे, मींस इंटरेस्टिंग है वाला पॉइंट, थोड़ा ध्यान से सुनना, और थोड़ा सा मुश्किल भी है दो के कंपैरिजन में। मैं इस पॉइंट को कहां पे कंसीडर करूं, किस रिंग की वजह से मैक्सिमम हमें वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड मिले। तो मैक्सिमा की मैथ्स में कंडीशन होती है DE अपॉन में DR। अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस डेरिवेटिव करें और उसको हम 0 के इक्वेट करें, तो उस कंडीशन, मतलब इस कंडीशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है। तो चलो करते हैं, स्टार्ट करेंगे यहां से। हमें क्या करना है, इक्वेशन स्टार का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू R। तो बहुत इजी है, ध्यान से देखना, DE अपॉन में हमें करना है DR। मैं सिंपल फॉर्म ले रही हूं वेक्टर फॉर्म की बजाय, तो कांस्टेंट को तो निकाल लो बाहर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप बोलोगे कि मैम हमें क्या पता कांस्टेंट कौन सा है, तो आपको चेक करना होता है बेटा ये नीचे वाली टर्म, E का किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रही हो, R के। तो R के अलावा जो भी आपके वेरिएबल है वो सारे आपके क्या है, एक टाइप से कांस्टेंट है, जैसे क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारे टर्म्स क्या है, कांस्टेंट। तो इनको तो हमने क्या है, इस डेरिवेटिव में पार्टिसिपेट नहीं करना, तो मैंने इनको निकाल दिया बाहर। अब हमारे पास ऊपर R है, नीचे हमारे पास है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहां पे मैथ्स कहता है दो तरीके हैं, नंबर 1 एक होता है U/V, उस मेथड से कर सकते हैं। थोड़ा सिंपल बनाना चाहते हो, अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है उसका, U/V का फॉर्मूला क्या है डेरिवेटिव का, तो सिंपल आपको जो बेसिक सा है, इसको आप पहले ऊपर लेके आओ, ऊपर लेके आओगे तो इसकी पावर कम हो जाएगी, मतलब इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। पावर नेगेटिव होगी तो आपके पास यहाँ पे ये दो टर्म्स आएंगे, फिर आपका U और V मेथड से आप कर सकते हो, अगर आपको उसको फॉर्मूला इजी लगता है तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो। तो मैं सिंपल वाले मेथड से कर रही हूँ, क्योंकि फिजिक्स है वो बायो वाले बच्चों के पास भी होती है, और मोस्टली बायो वाले बच्चे बायो में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तो करते नहीं है, तो उनको थोड़े फॉर्मूले लर्न करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो ये UV वाला फॉर्मूला है, मींस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये थोड़ा सा इजी लगता है, तो उनको लर्न रहता है ये, इसलिए मैं ये वाले मेथड से ट्राई कर रही हूँ। तो नेक्स्ट है DE अपॉन में DR विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, R इंटू में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर -3/2, ये आपका हो जाएगा। अब सपोज ये हमारे पास फर्स्ट है और ये हमारे पास क्या है, सेकंड, तो क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव इस टाइप से इसको लेके चलेंगे, और ये टर्म किसके इक्वल लेके चलनी है, हमें सभी, ये हमें सभी 0 के इक्वेट करनी है। तो आप यहाँ पे देखिए, बेटा मैं बोर्ड के बारे अब करती हूँ। ये स्टूडेंट आप देखें, आप हमारे पास है ये डेरिवेटिव,
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। Q अपॉन 4πε0 एज इट इज। रूल के अकॉर्डिंग U और V मेथड क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। अब सेकंड के डेरिवेटिव को कैसे करते हैं, पावर है, पावर आगे और पावर में से एक आपका होता है माइनस। तो पावर क्या है, पावर है 3/2 इंटू में r² प्लस a² की पावर। अगर इसमें से माइनस करोगे, -1 करोगे तो कितना आएगा ऐसा आपका 3/2। यस वेट अ मिनट, यस स्टूडेंट देखिए एक बारी, यहाँ पे मैं नेगेटिव साइड पीछे वाले टर्म से लिखना भूल गई थी। यहाँ पे क्या था अपना, क्योंकि पावर ऊपर गई थी तो यहाँ पे क्या था नेगेटिव साइन, तो बाकी सेम रहेगा। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो पावर आएगी आगे और पावर है -3/2, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बेटा -3/2। अब -3/2 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा -5/2। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, जब मैंने बोर्ड साफ के पीछे से यहाँ लिखा तो यहाँ पे मैं नेगेटिव लिखना भूल गई थी, राइट, सॉरी फॉर दैट। तो अभी हमारा बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव किया। अब हमें करना है इस अंदर वाले टर्म का। अंदर वाले टर्म में a² तो कांस्टेंट है, r² का हमें करना है, तो r² का भी उसी पैटर्न पे करेंगे। r² का क्या हो जाएगा हमारे पास 2r प्लस, नेक्स्ट में अब ये सेकंड वाले टर्म एज इट इज, दैट मींस r² प्लस a² की पावर 3/2 -3/2, ये आपका एज इट इज, और r का आपका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और ब्रैकेट क्लोज विल बी इक्वल टू 0। 0 को मत भूलना बेटा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, यस Q अपॉन 4πε0 एज इट इज। इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, इस 2 से मैंने इस 2 को कैंसिल किया, -3 को मैंने आगे लिखा, r² इस पूरे की पावर ऊपर क्या है नेगेटिव, मैं नीचे लेके आऊंगी तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम इसको लिखते हैं, इसकी पावर है 5/2 नीचे, प्लस नेक्स्ट तो कुछ सिंप्लीफाई है r² प्लस a² की पावर -3/2 विल बी इक्वल टू 0। अब मैथ्स क्या कहता है, जब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो हम क्या बोलते हैं मोस्टली, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, है ना। तो हमने ये वाले पार्ट को क्या किया, 0 कंसीडर किया, क्योंकि ये वाला पार्ट 0 नहीं हो सकता आपका। तो यहाँ पे -3r² अपॉन r² प्लस a² की पावर 5/2 प्लस r² प्लस a² की पावर 3/2 विल बी इक्वल टू 0। अब आप खुद देखें, यहाँ पे ये टर्म माइनस है, ये टर्म सेकेंड साइड जाएगी तो पॉजिटिव। वहां से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा मैथमेटिकल, अगर आप चाहो तो हम यहाँ करके देख सकते हैं इसको, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो उस टाइम पे सिंप्लीफिकेशन के बाद में r का जो a के साथ रिलेशन आएगा बेटा, वो आपका आएगा ये वाला। आप ट्राई करके देख सकते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट है, बिल्कुल सिंपल है। ये इधर नेगेटिव है, इक्वल से उधर लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करके आपके पास ये रिलेशन आएगा r का a के साथ। इसका क्या मीनिंग है, ये जो r पॉइंट था, मतलब r जो डिस्टेंस था p पॉइंट का, ये जो रेडियस है रिंग की, उसके साथ अगर इस रिलेशन में होगा तो हमें उस पॉइंट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी रिंग की वजह से। अगर हम इसमें ग्राफिकल अगर इसको हम देखें तो ये आपका कुछ ऐसा होना चाहिए, ये वाला, ये अगर इधर आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इधर अगर आपका डिस्टेंस है, सो a/√2 ये आपका पॉजिटिव में है और -a/√2 आपका नेगेटिव में है। इन दोनों के बीच में रिलेशन कुछ ऐसा आना चाहिए। तो आई होप आपको ये कंप्लीट टॉपिक क्लियर होगा बेटा, क्योंकि मैंने बहुत इसको लेंथी वे में आपको क्लियर करवाया है। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म 2-डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक आपका केस होता है यूनिफॉर्म का, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म का, राइट। तो अपने सिलेबस में है यूनिफॉर्म वाला, नॉन यूनिफॉर्म वाला भी आप निकाल सकते हो, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनता है, लेकिन मेनली हम कौन सा करेंगे आज की क्लास में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड का। Yes student, next topic is electric dipole in a uniform dimensional electric field. यूनिफॉर्म का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो लाइंस होती हैं, अगर आपकी वो पैरेलल है तो यूनिफॉर्म, उनके बीच की स्पेसिंग अगर आपकी इक्वल है तो वो पैरेलल। जैसे मैंने बोर्ड पे आपके लिए डायग्राम बनाया है, सपोज मेरे वाले डायग्राम में इलेक्ट्रिकल फील्ड अपवर्ड है,
आपके पास कोई बुक है, हो सकता है उसमें आपके बोर्ड की लेफ्ट की साइड हो, राइट की साइड हो, तो वो आपको ऐसे लर्न नहीं करना, आपको रटना नहीं है बेटा। इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन किसी भी साइड में लो आप, ठीक है। तो सपोज मैंने ये ऊपर कंसीडर किया है और ये एक डाइपोल मैंने रखा है। ए पॉइंट पे चार्ज है -q, बी पॉइंट पे चार्ज है +q, और ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल आपका बना रहा है। अगर मैं बात करूं अपनी प्रीवियस क्लास की, तो डाइपोल जो मोमेंट है आपका वो P से लिखा जाता था, Q इंटू 2a उसकी वैल्यू होती थी, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती थी वो आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव होती थी, राइट। तो अभी फिलहाल में हमें क्या निकालना है, हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बिहेव करेगा। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है बेटा, ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड में रोटेट होगा, टर्न होगा आपका। इस पे दो फोर्स लगेगी, एक ए पे लगेगी, एक बी पे लगेगी। अगर आपको फर्स्ट बिल्कुल क्लास का याद है, तो जो फोर्स आपका था, फोर्स आपकी थी Q इंटू ई। तो अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना चाहूं ए पे, अगर मैं ए पे आपका फोर्स निकालूं तो उसको मैं लिखूंगी Q माइनस इंटू में इलेक्ट्रिकल फील्ड ई। ऐसे ही अगर मैं बी पॉइंट पे फोर्स निकालूंगी तो वो +QE होगा, ये फोर्स। मिस आपके सपोज ये डाइपोल है, दो एंड पे इसकी फोर्स लग रही है, तो ये क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है। और 11th क्लास से हम पढ़ते आए हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ जो फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टॉर्क बोलते हैं, राइट। तो मेनली हमें इस टॉपिक से टॉर्क को फाइंड आउट करना है। तो जब भी बात होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड की, तो दो चीजें निकाली जाती हैं, नेट फोर्स और टॉर्क। नेट फोर्स आप खुद देखें, ए और बी पे जो नेट फोर्स होगी वो दोनों फोर्स का सम होगी, और यहां से अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लूं, तो दोनों को ऐड करूं तो नेट फोर्स मेरे पास क्या आएगी, 0। तो जो नेट फोर्स है बेटा जी, वो आपकी इस केस के लिए क्या है, 0। अब बात करते हैं नेट टॉर्क की। तो टॉर्क क्या है, टॉर्क का दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ द कपल, और जिसको फर्दर क्या बोला जाता है, फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल, या हम कई बुक में परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पढ़ते हैं। अगर इस फॉर्मूला से अगर मैं टॉर्क की यूनिट निकालना चाहूं तो वो होती है न्यूटन मीटर। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला वर्क वाला होता है बेटा, mL2T-2, और यूनिट तो मैंने अभी आपको बताई है न्यूटन मीटर। तो अभी इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि हम इस फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल को इस वाले टॉपिक से कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर 1 हमें चाहिए है फोर्स। तो फोर्स तो हमारे पास ऑलरेडी है, QE प्लस QE माइनस QE, हमारे पास दोनों फोर्स है। मेन मुद्दा है आर्म ऑफ द कपल निकालना। अब कपल है एक ये वाला और ये वाला, इसकी आर्म कैसे निकालें। तो सबसे पहले हमने ए पॉइंट से इलेक्ट्रिकल फील्ड के इस पॉइंट पे, सपोज हमने सी मान लिया, इस पे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होने के बाद प्यारे बच्चों, ये एक आपके पास ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा मेन मोटो है ये निकालना, ये वाला, ठीक है। अब ए से अगर हम साइड निकालेंगे इस ट्रायंगल से, तो हमारे पास सिर्फ ए बी गिवन है। ए बी क्या होता है, 2a। लेंथ ऑफ अ डाइपोल सबको पता है कितनी होती है, 2a। इसका मतलब इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है। अगर ये बेस है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर ये एंगल थीटा है बेटा, तो ये भी वर्टिकल अपोजिट होगा, तो थीटा होगा। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, दैट्स व्हाई AC इज परपेंडिकुलर, AB इज हाइपोटेन्यूज। और साइन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो वहां से अगर मैं AC की वैल्यू निकालूंगी तो मैं क्या पुट कर सकती हूँ, AB इंटू साइन थीटा, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2a, ऑलरेडी हमें पता है। फोर्स हमारे पास, आप आइदर द फोर्स कोई भी ले सकते हैं प्लस माइनस करके, तो हमने कौन सी ले ली, QE वाली, जो उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म है। मिस हमें नेगेटिव नहीं लेनी है, हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म लेनी है। तो हमारे पास आ गई QA। अब आपको थोड़ा सा ध्यान हो, Q इंटू 2a, इसको हम क्या लिखते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और दैट इज P। तो इसके लिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में P लिखा, E एज इट इज, और साइन थीटा। अब फिर से मैं 11th क्लास की आपको थोड़ी सी बात दोहराऊंगी। अगर हमें इसको वेक्टर नोटेशन में लिखना है तो हम साइन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डॉट को क्रॉस से करते हैं, साइन को क्रॉस से। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसके बाद ये क्या लिख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। P आपके पास इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट है, E आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आते हैं इसके स्पेशल केस। तो दो स्पेशल केस है, एग्जाम में भी कई बार पूछे जाते हैं कि हम इस टॉर्क को कितने एंगल पे डालें कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो,
और ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है? एक सिंपल सी बात बताना बेटा। सपोज हम एक नदी में तैर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं और नदी का बहाव उस साइड है। अगर हम उसी की डायरेक्शन में चले, उसके रिस्पेक्ट में 0 डिग्री एंगल बनाए तो हम स्टेबल होंगे। लेकिन अगर सपोज रिवर ऐसे जा रही है और हम उसको ऐसे परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं तो वो हम पे मैक्सिमम, उसके पानी का बहाव हम पे मैक्सिमम फोर्स लगाएगा और हम मैक्सिमम रोटेट कर जाएंगे, राइट। तो इसी पर्पस पे अगर आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछा जाए तो आप ध्यान रखना, अगर थीटा 0 डिग्री या अगर आप उसको 180 डिग्री भी लेते हैं, ठीक है, दोनों केस में आपका क्या रहेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा, ठीक है। स्टेबल किस सेंस में रहेगा? क्योंकि देखो अगर ये 0 होगा तो ये आपका ऐसे आ जाएगा, मतलब डाइपोल आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड की सेम डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो टॉर्क पे क्या हो जाएगा? 0, मतलब उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर 180 डिग्री लेते हैं प्यारे बच्चों, 180 डिग्री, तो ये बात ठीक है आपकी, मैंने ये बात बोली आपको, आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन ये है और आपका डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन उस केस में भी टॉर्क आपकी क्या है? 0, उस पर कोई भी टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप थीटा लेते हैं 90 डिग्री, साइन 90 होता है 1, इस इक्वेशन में पुट करो थीटा की वैल्यू 90, तो साइन 91 और साइन 91 वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो दैट मीन्स ये वो स्पेशल कंडीशन है जिसपे आपकी टॉर्क होगी मैक्सिमम, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल पे मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करेगी, राइट। तो ये इसके थे 2 स्पेशल केस। आई होप आपको स्पेशल केस और ये सारी चीजें आपको कवर है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि वर्क हो रहा है भाई, आपका डाइपोल रोटेट कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, तो वर्क जहां होता है वहां पे एनर्जी तो अपने आप ही होती है बेटा, क्योंकि विदाउट एनर्जी वर्क तो होगा ही नहीं आपका, है ना। तो अपना आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है और हम जल्दी से इसको कवर करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालनी है। ये स्टूडेंट आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने देखा था, डिस्कस किया था, एक डाइपोल जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में रोटेट करता है बेटा, ओरिएंट करता है किसी एंगल से किसी एंगल पे, तो वो कुछ वर्क करेगा। और हमने पढ़ा है वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल लीनियर की फॉर्म में। लेकिन जहां पे रोटेशन आता है, एंगुलर वर्ड आता है, वहां पे हम वर्क को टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा लिखते हैं। लेकिन बात हो रही है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। अगर थोड़ा वर्क है तो वर्क को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डीडब्ल्यू से। फोर्स को किससे रिप्लेस करते हैं? टॉर्क से, टाउ से। और थीटा आपका क्या हो जाएगा? स्मॉल के डी थीटा। अभी अभी हमने पीछे वाले आर्टिकल में क्या निकाला है? टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो मैंने टॉर्क की वैल्यू को पीई साइन थीटा पुट किया। अब नेक्स्ट फिजिक्स में क्या किया जाता है? स्मॉल के लिए बता के कंप्लीट के लिए निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम इसीलिए टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम ओरिएंटेशन थीटा 1 टू थीटा 2। सपोज हमारे पास वो किसी एंगल पे है थीटा 1 पे, अब हमने उस पे फोर्स लगाई और इस पे चला गया थीटा 2 पे। तो थीटा 1 से थीटा 2 पे आने में उसने कितना वर्क डन किया, तो वो कंप्लीट वर्क डन निकालेंगे। तो हम सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसका करना पड़ेगा हमें इंटीग्रेशन। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया है। यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेशन की जो अपनी लिमिट है वो आप ये भी ले सकते हैं, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो भी कुछ पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा डब्ल्यू। इधर हमारा कांस्टेंट टर्म तो आएगी इंटीग्रल से बाहर, अंदर हमारे पास क्या है? थीटा 1 से थीटा 2 के लिए साइन थीटा डी थीटा। अब आपको साइन थीटा का इंटीग्रेशन लर्न होना चाहिए। साइन थीटा का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं, माइनस कॉस थीटा होता है बेटा। तो पीई एज इट इज माइनस कॉस थीटा, और जो इंटीग्रेशन के बाद ये इंटीग्रल का सिंबल और ये डी थीटा ये तो हो जाते हैं गायब, और जो लिमिट होती है आपकी वो आ जाती है आपकी यहाँ पे। उसके बाद इंटीग्रेशन का रूल कहता है एक बार आप इस जगह पे वेरिएबल जगह पे आप अपर लिमिट पुट करो, एक बार उसकी जगह पे आप लोअर लिमिट पुट करो। तो देखते हैं क्या आएगा हमारे पास एक्सप्रेशन। इस साइड से बनाएगा w इज इक्वल टू पीई एज इट इज। इस माइनस साइन को मैंने बाहर निकाला तो माइनस पीई लिख दूंगी मैं, तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर मान लिया स्टार। अब हम करते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस में आप बहुत सारे केस बना सकते हैं।
मैं आपको अभी फिलहाल के लिए 2 ही केस बता रही हूँ पहले बच्चों, आप घर पे अपना कोई भी केस बना सकते हैं। मेरे पहले केस में अगर मैं θ1 को ले लेती हूँ 0, ठीक है, और θ2 को ले लेती हूँ मैं थीटा। आई होप आपको यहाँ तक स्क्रीन विजिबल होगी। यस, यस आपको है यहाँ पे विजिबल। θ1 को मैंने 0 लिया है और θ2 को मैंने थीटा लिया है। तो आप यहाँ पे पुट करो बेटा। अगर हम ऐसा करते हैं तो वर्क हमारे पास क्या आएगा, माइनस पीई एज इट इज। θ2 को क्या लिया है हमने, थीटा माइनस कॉस। कॉस 0 क्या होता है, 1। तो इसीलिए आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं वैसे तो, या फिर आप इसकी वैल्यू को 1 भी लिख सकते हैं। आप इसकी वैल्यू को 1 लिख सकते हैं। ये आपके पास थीटा है, तो ये आपके पास इक्वेशन 3 बन जाएगी जब आप ये वाला स्पेशल चीज इसके अंदर पुट करेंगे। अब सेकंड हम क्या कर सकते हैं, सेकंड केस में सपोज θ1 है 90 डिग्री और θ2 को दोबारा से मैंने थीटा लिया। यस, सेकंड केस में तो दोबारा पुट करके देखते हैं। अब की बार मैं यहाँ पुट कर रही हूँ बेटा, मैं नीचे पुट कर रही हूँ, आपको विजिबल है, मैं यहीं पुट कर रही हूँ। तो जो वर्क हमारे पास है वो आ जाएगा माइनस पीई तो एज इट इज, cos थीटा एज इट इज, cos 90 होता है 0। तो किसी में से 0 अगर माइनस करें कोई इफेक्ट नहीं, तो आप डायरेक्टली इसको ये लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब वर्क हमारे पास माइनस पीई cos थीटा आ गया। सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। अब बात तो हम कर रहे थे एनर्जी की, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ क्या निकाला है, वर्क। तो ये जो वर्क है बेटा, यही उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो बुक्स में एक लाइन लिख के, क्योंकि वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम होती है जूल, हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, U इज द सिंबल फॉर पोटेंशियल एनर्जी। U इज इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा। और अगर आप इस cos थीटा को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे डॉट भी लगा सकते हैं। तो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा माइनस पी डॉट ई। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल आंसर जो हमारे पास आया है, मैं यहां लिख रही हूं ऊपर, U इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। ये आपके पास रिजल्ट आया है, या फिर U इज इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा। तो आज की क्लास में हमने इतना ही किया है। अगली क्लास में बेटा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे अगली ही क्लास में। उससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी गॉसियस लॉ और उसकी थ्योरम डिस्कस करूंगी सारी। और उससे नेक्स्ट में हम कैपेसिटर का कंप्लीट 1 घंटे की क्लास ले लेंगे। कैपेसिटर वाला कंप्लीट पार्ट, कैपेसिटर प्रिंसिपल, उसकी जो एप्लीकेशन है वो सारा पार्ट करेंगे डिस्कस। सो थैंक यू स्टूडेंट, बाय एवरीवन।